नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कांग्रेस अधिवेशन से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, पर इस वीडियो में मैंने कुछ और नए फैक्ट कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओली बोर्ड ने। तो ओली बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के सबसे बड़े जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओली बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्ज़ाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और जीके के चैप्टर वाइज नोट्स एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, अब हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और भी मजबूत। और साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओली बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, जिस टेस्ट को देकर आप पूरे इंडिया में अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो। और जैसे अभी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ओली बोर्ड ऐप पर शनिवार और रविवार फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं और आप हर घंटे फ्री माइक्रो टेस्ट भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ओली बोर्ड ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को हम कहानी की तरह पढ़ेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको पूरा टॉपिक इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे ए.ओ. ह्यूम भी कहा जाता है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और ये स्कॉटलैंड के थे। तो आखिर एक अंग्रेज को क्या ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने की? तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कोने कोने में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गए थे। मतलब कि स्वतंत्रता के लिए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गए थे। तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या सोचा कि क्यों ना एक पार्टी यानी कि एक संघ का गठन किया जाए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और कोई भी समस्या हो तो सीधे हमारे पास लेकर आए और हम उसका समाधान करें। तो बेसिकली ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने सोचा कि अगर विद्रोह अलग अलग जगह होंगे तो उन्हें दबा पाना मुश्किल है, पर अगर हम एक संघ बना देंगे और कहेंगे कि यही पूरे भारत की आवाज़ है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमें बताएं, फिर हम सोचेंगे कि इसे कैसे मैनेज करना है। तो ए.ओ. ह्यूम को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस कांग्रेस की स्थापना उसने की है, जो आज एक छोटी सी चिंगारी है, वो कल एक विकराल आग का रूप धारण कर लेगी और भारत की स्वतंत्रता में उसका एक अहम योगदान होगा। तो ए.ओ. ह्यूम ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया था ताकि कोई भी समस्या हो ये हमें बताएं और हम ये प्रिटेंड करें कि हाँ, हम आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, ताकि कोई बगावत ना हो। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था, यानी कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका गठन किया गया था। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कहाँ पर हुई थी स्थापना? तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने जितने भी भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और जितने भी वायसराय रहे हैं, एक ही वीडियो में मैंने सबके बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो कांग्रेस पार्टी के गठन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आगे अब हम कांग्रेस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो लॉर्ड डफरिन यानी कि जो समय वायसराय था ना, उसका कथन क्या था? उसने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो इसका मानना था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की पार्टी है। दूसरा कथन है फिरोज शाह मेहता का। तो फिरोज शाह मेहता का कथन है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस का गठन हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अगला कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो इन्होंने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो साल में एक बार होता था। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन ही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन साल में कितनी बार होता था? एक बार होता था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है जिन्ना का कथन। तो जिन्ना का कथन है स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। उसके बाद है अरविंदो घोष का कथन। तो इनका कथन है कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो अब हम इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन देख लेते हैं। तो इन्हीं कांग्रेस अधिवेशन से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। और वैसे तो 50 से अधिक कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, पर मैंने वही कवर किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, मैंने वो सारे कांग्रेस अधिवेशन कवर किए हैं और आपको इसी वीडियो में ये सारे याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। तो आपको 1885 से लेकर 1888 यानी कि पहले चारों कांग्रेस अधिवेशन याद होने चाहिए। तो पहला हुआ था 1885 में मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज है। और इस समय अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले, और ये पहले अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो अगर आप अध्यक्ष पर गौर करेंगे तो पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये हिंदू थे। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ये ईसाई थे। तो ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया था? तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोगों को ये ना लगे कि कांग्रेस केवल एक धर्म विशेष की पार्टी है। लोगों में ये संदेश जाए कि ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले अध्यक्ष हिंदू, दूसरे पारसी, तीसरे मुस्लिम और चौथे ईसाई थे। तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये पहले हिंदू थे, पर आगे चलकर आपने सुना होगा कि इनकी पत्नी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और इन्हें भी ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया था, पर इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया था। ये हिंदू ही थे। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, और यह भी सच है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो हिंदू संस्कारों के अकॉर्डिंग इनका दाह संस्कार नहीं हुआ था, पर इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं था। और वैसे भी जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय तो हिंदू थे। तो इस तरह अलग अलग धर्मों के अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने जनता में ये संदेश भेजा कि हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। और इसी के साथ अगर आप ये भी देखेंगे कि पहले जो चारों अधिवेशन हुए हैं ये कहाँ कहाँ पर हुए हैं, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, और मुंबई के बाद दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कोलकाता के बाद तीसरा अधिवेशन मद्रास में, और मद्रास के बाद चौथा इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। तो इससे आपको क्या पता चला कि पहला अधिवेशन तो मुंबई में हुआ जो भारत के पश्चिम में है, दूसरा कोलकाता में हुआ जो कि भारत के पूर्व में है, तीसरा मद्रास में हुआ जो कि साउथ में है, और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ जो कि भारत के
नॉर्थ में है। तो इससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार पहले 4 अध्यक्ष अलग अलग धर्म के बनाए गए और पहले चारों अधिवेशन भी भारत के चारों कोने में किए गए। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ। विमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन अगले ही साल कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इस समय अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले इस समय अध्यक्ष थे और ये पहले अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं। तो आपको 1896 और 1911 इन दोनों को एक साथ याद रखना है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है? तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? कि पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो 1896 में कोलकाता में ही पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था और कोलकाता में ही पहली बार जन गण मन भी गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों कोलकाता में ही गाए गए थे। तो इनको एक साथ याद रखना। और कांग्रेस के ज़्यादातर जो अधिवेशन हुए थे वो कोलकाता में ही हुए थे, यानी कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? कोलकाता में। तो 1896 में कोलकाता में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी, ये एक मुस्लिम थे। जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो एक मुस्लिम रहीमतुल्ला सयानी, ये उस समय अध्यक्ष थे। और 1911 कोलकाता में ही पहली बार जनगण मन गाया गया था और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर, ये उस समय अध्यक्ष थे। तो 1896 और 1911 इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। उसके बाद 1905, 1906 और 1907 ये तीनों अधिवेशन एक साथ याद रखना है। तो 1905 आपको पता ही है कि 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये वाराणसी में हुआ था और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इस समय अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना हुई थी। तो जाहिर सी बात है 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। उसके बाद है 1906। तो 1906 ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन की खासियत क्या है? तो 1906 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता वाले अधिवेशन में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है 1907 का अधिवेशन। तो 1907 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत में। ये राइमिंग भी कर रहा है, सात सूरत। तो 1907 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1907 में क्या हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट गया था। गरम दल में ऐसे लोग शामिल हुए थे जो कहते थे कि अंग्रेजों से हमें आज़ादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं बल्कि उनसे लड़कर मिलेगी। और नरम दल में ऐसे लोग शामिल थे जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते थे, यानी कि हमें हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना बल्कि आंदोलन करके अपनी बात मनवानी है। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें 1896 और 1911 इन दोनों को एक साथ याद करना है। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये कोलकाता में ही अधिवेशन हुआ था। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था और यह भी कोलकाता में ही अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1905, 1906 और 1907 इन तीनों अधिवेशनों को एक साथ याद करना है। 1905 वाराणसी में हुआ, इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना हुई। 1906 कोलकाता में हुआ, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। 1907 सूरत में अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1916, ये लखनऊ में हुआ और इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, इसमें नरम दल और गरम दल का
एकीकरण हो गया। जो हमने पीछे पढ़ा था कि 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, वही 1916 के अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हो गया और इसी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है कि गर्म दल और नरम दल का एकीकरण किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अंबिकाचरण यानी कि अंबिका के चरण में गिर के, अम्बे माता के चरण में गिर के, जो ये नरम दल थे और गर्म दल थे, ये अम्बे माँ के चरणों में गिरे और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और आपस में दोबारा से समझौता कर लिया। तो नरम दल, गर्म दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ आपस में मिल गए ना, तो अम्बे माँ के चरणों में गिर के इन्होंने माफ़ी मांगी और तीनों दोबारा से एक हो गए। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। तो उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1917 का, जो कि कोलकाता में हुआ था। तो इस समय अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इस समय अध्यक्ष थी। तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। यही पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1924 का। ये बेलगांव में हुआ था और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी और जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे ना, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद अगला अधिवेशन है 1925। ये कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एनी बेसेंट हैं ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, पर बात की जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की तो ये थी सरोजिनी नायडू। यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो वो है एनी बेसेंट, पर अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो वो है सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग हुई थी। तो पहले हमने पीछे देखा था कि 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, पर पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1931। ये कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और इसमें पहली बार मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1937। ये अधिवेशन फैजपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसकी विशेषता क्या है? तो ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। उसके बाद अगला अधिवेशन है 1938। ये हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा में की थी 1938 में। उसके बाद है 1939। तो 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी ये गांव है मध्य प्रदेश का। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले इसकी अध्यक्षता की, पर बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे ना, तो उसी के अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी में अगला अधिवेशन हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे और महात्मा गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारमैया। इनके बीच में मतदान हुआ था, यानी कि वोटिंग हुई थी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए और इस वोटिंग में भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे और महात्मा गांधी जी ने जिसे खड़ा किया था
पट्टाभी सीतारामैया वो हार गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को अगला अध्यक्ष बना दिया गया। परंतु महात्मा गांधी जी काफ़ी नाराज हो गए थे, जिसके बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही जाकर त्यागपत्र दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, ये एक प्रकार के गर्म दल के नेता थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों से आज़ादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि उनसे लड़कर ही हमें आज़ादी मिल सकती है। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की जगह पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पर सुभाष चंद्र बोस वोटिंग में जीत जाते हैं, तो उन्हीं को बना दिया जाता है। परंतु बाद में सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र देते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1940। तो 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। याद रखिएगा, लगातार 6 वर्षों तक इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, 1939 में लड़ाई हो गई कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसीलिए जब 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया ना, तो कहा गया कोई वोटिंग नहीं होगी, अब अगले 6 वर्षों तक यही अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद अगला और आखिरी महत्वपूर्ण अधिवेशन है मेरठ का, जो कि 1946 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी, याद रखिएगा। तो आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्षता नहीं की थी, संबोधित किया था। तो संबोधित किया था कादिम्बनी गांगुली ने। यही पूछा जाता कि पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो होती एनी बेसेंट। पर यहाँ पूछा गया कि पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, तो वो थी कादिम्बनी गांगुली। उसके बाद है प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद है जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, तो 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में वंदे मातरम गाया गया था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेगा, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। और इसी के साथ ये भी पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और इसी के साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ग्लैडस्टोन, ये कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑप्शन डी JB कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और कहां पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था ना, वहीं पर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम 1896 में INC सत्र यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कहां पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कहां पर की थी? तो बेलगांव में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब पारित हुआ था 1929 में, तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और यही कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष भी थे। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।